In this video, I will be taking your doubts that you messaged me personally. From now onwards, you may write down your doubts directly in the comment section below. टॉपिक नंबर 1 which is GDP and welfare. इस टॉपिक में आपको ये समझना है कि जीडीपी और वेलफेयर का आपस में क्या रिलेशन है। मतलब कि जब जीडीपी इंक्रीज करती है तो क्या जरूरी है कि हर इंसान की वेलफेयर भी इंक्रीज करे, और अदरवाइज अगर किसी कंट्री की जीडीपी फॉल कर रही है तो क्या ये जरूरी है कि हमारी वेलफेयर भी क्या करे, फॉल करे। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हम कोई जनरलाइजेशन नहीं बना सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सेप्शंस जो कि इस रूल को वायलेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तो हर वक्त हमारी वेलफेयर भी बढ़ेगी। और वो कौन कौन सी एक्सेप्शंस हैं, उसके लिए 4 पॉइंट हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट बुक में देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी इंक्रीज करी, हमारी इकोनॉमी की रियल जीडीपी बढ़ रही है, सबके पास ज्यादा इनकम है। हम ऐसा तो नहीं कह सकते। जीडीपी इकोनॉमी की बढ़ रही है, लेकिन उस जीडीपी को हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ रिच ही रिच ज्यादा हो रहा है, जो कि हमारी जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पा रहा है। तो जीडीपी अगर बढ़ी और उसमें कंट्रीब्यूशन किसका है, बेसिकली रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, तो क्या पुअर्स को कोई बेनिफिट हुआ? डेफिनेटली नॉट। तो क्या उनकी वेलफेयर बढ़ी? उनकी वेलफेयर तो नहीं बढ़ी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर भी बढ़ेगी। ये डिपेंड करता है कि आपकी जीडीपी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। क्या सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं या नहीं? अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है जीडीपी की, तो ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने से हमारी इकोनॉमी की या कह लो हमारी सोसाइटी की वेलफेयर भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो ये हो गया हमारा पहला एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन के लिए पेज नंबर 49 देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने जितनी भी प्रोडक्शन करी है उन सारी कमोडिटीज के हम फाइनल वैल्यू लेते हैं, फाइनल प्राइस लेते हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज के। अगर हम ये बात करें कि हमने कौन से टाइप के गुड्स बनाए हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी कंट्री है जहां पे डिफेंस रिलेटेड गुड्स की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। गुड्स तो गुड्स हैं, डिफेंस के गुड्स का मतलब भी क्या है कि वो भी हमारी जीडीपी का पार्ट है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब है कि जीडीपी में क्या क्या हम काउंट कर रहे हैं, कौन कौन सी गुड्स और सर्विसेज को हम कंसिडर कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस गुड्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो कंट्री किसी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रही है। क्लियर? तो ऐसा हो सकता है कि उस कंट्री के सिटीजन्स इस चीज से क्या हो, हैप्पी ना हो। अगर हमारी कंट्री में वॉर रिलेटेड सिचुएशन है तो क्या लोग खुश होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। क्लियर? सो अगेन देयर इज नो जनरलाइजेशन। हालांकि ये कहना जरूरी है कि डिफेंस में इन्वेस्ट करना इज गुड फॉर द कंट्री, हर कोई करता है, लेकिन ऐसी एक्सेप्शन भी हो सकती है कि कोई कंट्री मिसयूज कर रही है डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करके और वो वॉर की प्रिपरेशन कर रही है। इन दैट केस हमारी जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी कुछ इस तरीके की है कि हमारे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, हमारे लोगों की वेलफेयर इंक्रीज नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड एक्सेप्शन। थर्ड एक्सेप्शन हमारा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। अब देखो, काफी सारी कंट्रीज में कुछ ऐसे रीजन्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में, जहां अभी भी क्या चल रहा है, बार्टर सिस्टम चल रहा है। तो वहां पे हमें कमोडिटी तो मिल जाती है जो हमें चाहिए, लेकिन क्या हम बदले में पैसा दे रहे हैं उसका? नहीं। तो ये कैसा एक्सचेंज हुआ? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। तो यहाँ पे कहते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्योंकि हम गुड्स के बदले गुड्स ले रहे हैं, तो क्या उसकी अकाउंटिंग हम जीडीपी में करते हैं? उसकी अकाउंटिंग तो हम जीडीपी में नहीं करते। जीडीपी में तो हम जितनी भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस को कंसिडर करते हैं एंड देन वी कैलकुलेट द जीडीपी। बट नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में तो क्या हो रहा है कि हमें हमारी मन चाहे कमोडिटी मिल रही है, हमारी वेलफेयर इंक्रीज कर रही है, लेकिन जीडीपी में तो कोई भी चेंज नहीं है। सो अगेन जीडीपी और वेलफेयर का डायरेक्ट रिलेशन का रूल यहाँ पे भी क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज का मतलब ये होता है कि एक पर्सन का कुछ एक्शन क्या कर रहा है, किसी और पर्सन को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन
जो सेकंड पर्सन को पहले वाले पर्सन के एक्शन से इफेक्ट हुआ, उसकी भरपाई ना तो पहले वाला पर्सन कर रहा है। एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नैलिटीज हमारी दो टाइप की होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज की। मान लो कि आप घर से बाहर निकले कॉलेज आने के लिए। आपके जो साथ में नेबर्स हैं, उन्होंने क्या करा है, अपने घर के आगे में एक गार्डन लगाया है। क्लियर? एक गार्डन है जिसमें सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो आपको पसंद है। आप रोज सुबह निकलोगे उस गार्डन को देखते हुए, आप खुश हो जाओगे। लेकिन उस पर्सन ने, जो आपके नेबर्स हैं, उन्होंने जो गार्डन लगाया जिसको देखकर आप खुश हो रहे हो, क्या आप उनको जाकर पैसे पे करते हो? नहीं करते। तो आपने जो खुशी पाई, आपने उसको तो काउंट नहीं करा, उसको तो हमने जीडीपी में कंसिडर ही नहीं करा। तो जीडीपी तो उतने की उतनी ही है, लेकिन आपकी वेलफेयर क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो कह सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के केस में हमारी जो जीडीपी है वो अंडर एस्टिमेट हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि एक पर्सन है, पर्सन ए, जो कि क्या कर रहा है, कुछ ऐसा एक्शन कर रहा है जिससे कि सोसाइटी को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। लेकिन वो पर्सन ए सोसाइटी के नुकसान के लिए जो पेनल्टी उसको पे करनी चाहिए वो नहीं कर रहा। जैसे कि हमारी इतनी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो इतना पोल्यूशन एमिट करती हैं, रिवर्स में पोल्यूशन जाता है, तो क्या वो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट जो कर रही हैं उसके पेनल्टी पे कर रही हैं? नहीं। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन हुई, जीडीपी बढ़ी, लेकिन हमारे एनवायरमेंट और हमारी सोसाइटी को नुकसान हुआ, हमारी वेलफेयर रिड्यूस हुई। सो दिस इज अनदर एक्सेप्शन जहां पे जीडीपी और हमारी वेलफेयर का पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनता है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में हम जीडीपी को क्या कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ओवर एस्टिमेट किस सेंस में, क्योंकि हम ये मान रहे हैं जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन हमने इस चीज को तो कंसिडर ही नहीं करा कि अगर वो इंडस्ट्री हमारी सोसाइटी, हमारे एनवायरमेंट को पेनल्टी पे करेगी तो उस अमाउंट से हमारी जीडीपी रिड्यूस भी तो होनी चाहिए। सो यहाँ पे जीडीपी और वेलफेयर का पॉजिटिव रिलेशन नहीं बनता है। सो आफ्टर दिस we are moving on to the second topic, which is the limitations of GDP. It is given on page number 49. अब जीडीपी हर कंट्री यूज करती है। हर कंट्री क्या करती है, अपनी कंट्री के लिए एक जीडीपी एस्टिमेट निकालती है एवरी क्वार्टर, और उसको एवरेज निकालकर हम हर साल का जीडीपी नंबर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लिमिटेशंस है जीडीपी के। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, वैल्यू एडिशन इन ब्लैक इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी आप सब जानते हो, ब्लैक इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल इकोनॉमी। ब्लैक इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी अनअकाउंटेड होती हैं, उसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं जीडीपी में। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने जीडीपी निकाली, लेकिन ब्लैक इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, क्या वो जीडीपी में काउंट हुई? वो तो जीडीपी में काउंट ही नहीं हुई। इसीलिए जीडीपी का एक लिमिटेशन है कि ब्लैक इकोनॉमी को तो हम कंसिडर या कह लो कवर कर ही नहीं सकते हैं। The second point, which is given on page number 50, is non-marketed activities and value addition. इसमें मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। मान लो कि एक फार्मर है, उसने अपना एक फार्म लगा रखा है अपने घर के बाहर। उस फार्म में उसने एक गार्डनर नहीं रखना जरूरी समझा, रादर वो उस फार्म की खुद ही गार्डनिंग करता है और वहां पे सारी फार्मिंग वो खुद से परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसने जितनी भी फार्मिंग करी उसमें से जितनी उसके घर की रिक्वायरमेंट है वो सामान भी वो अपने घर में लेकर चला गया, और जिन लोगों को वो नौकरी पे रख सकता था उन लोगों को भी उसने नौकरी पे नहीं रखा। इसका मतलब कुछ हमारी इकोनॉमी में ऐसी भी एक्टिविटीज हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप से उस चीज के काम कर रहे हैं, तो हम उसको मार्केट तक लेकर ही नहीं जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, मान लो कि एक शॉप है, वहां पर ओनर ही क्या है, इंडिविजुअल वर्कर है जो कि सारी चीजें मैनेज करता है। हालांकि वो एक इंसान रख सकता है जिसकी वजह से हमारी कंट्री की रोजगार बढ़ेगी, लेकिन वो उस बंदे का काम खुद करना सही समझता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, जो सर्विस आप दे सकते हो उस सर्विस को आप मार्केट ना कर खुद से परफॉर्म कर रहे हो, तो वो जीडीपी में तो काउंट हुआ ही नहीं। अगर आपने किसी को नौकरी दी होती, किसी को रखा होता, हायर किया होता, तो उसको सैलरी देते, उस पर्सन की इनकम बढ़ती और वो जीडीपी में काउंट होती।
लेकिन क्योंकि आपने खुद से काम कर लिया, अब खुद को तो सैलरी नहीं दोगे ना, तो इन एक्टिविटीज को तो जीडीपी में हम कंसिडर कर ही नहीं पाते हैं. सो दिस बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ जीडीपी. थर्ड पॉइंट इज डाइवर्जेंस बिटवीन चेंज इन जीडीपी एंड चेंज इन इकोनॉमिक वेलफेयर. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को तो अभी हमने डिटेल में करा कि हमारा जीडीपी और वेलफेयर के बीच में डाइवर्जेंस है. मतलब कि ये जो दोनों चीजें हैं, जीडीपी और वेलफेयर, इसमें काफी ज्यादा अंतर है. ऐसा नहीं है कि जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी वेलफेयर भी इंक्रीज करेगी. तो इस पॉइंट को तो ऑलरेडी हम टॉपिक नंबर 1 में डिटेल में समझ चुके हैं. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इकोनॉमिक बैड्स. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम कुछ ऐसी कमोडिटीज बना रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए नुकसानदायक है, जिनको हम गुड्स ना बोलकर क्या कंसिडर करते हैं, बैड्स. तो उन बैड्स के लिए भी अगर हम बोले क्या जीडीपी एक राइट इंडिकेटर है, सो डेफिनेटली नॉट. GDP is not the right indicator. You can read in the book also, they are giving the example of electricity production. इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन हुई, जितनी प्रोडक्शन हुई उतना जीडीपी में हमने कंट्रीब्यूट करा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के चलते जितना हमने पोल्यूशन जनरेट करा सोसाइटी में, क्या उसकी भरपाई हम कर पा रहे हैं जीडीपी को रिड्यूस कर कर? नहीं. क्या उस चीज को जीडीपी काउंट भी कर रहा है? डेफिनेटली नॉट. इसीलिए हम कहते हैं कि जीडीपी की काफी सारी लिमिटेशंस हैं. सो दिस वाज द सेकेंड टॉपिक. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड डाउट. और ये डाउट आपका है न्यूमेरिकल में. ये न्यूमेरिकल किस चैप्टर से है? चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल. यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया है. इसमें आपको कंजम्पशन फंक्शन गिवन है. C is equal to 250 plus 0.8 YD. YD here stands for the disposable income. Investment is given as 100, government expenditure is given as 150 and taxes are given as 50. ये जो taxes हैं ये आपके कैसे taxes हैं? lump sum taxes हैं. अब आपको निकालना क्या है? सबसे पहले आपको निकालना है इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल और उसके बाद निकालना है सेविंग्स एट द इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल. क्लियर? तो सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल? आप सब जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में हमारा y इज इक्वल टू AE सिचुएशन को क्या करना पड़ता है? ट्रू होल्ड ट्रू करना पड़ता है. क्लियर? दैट मीन्स कि इन इक्विलिब्रियम y इज इक्वल टू AE एंड AE आपका क्या होता है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर विच इज फर्दर इक्वल टू C प्लस I प्लस G. आप सोल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो. AE इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G. C की जगह पर आप कंजम्पशन फंक्शन को रख देंगे और YD की जगह पर हम क्या लिखेंगे? Y माइनस T. और T तो आपको गिवन है. इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी हमने एज इट इज लिख दिया, जो भी हमें वैल्यू गिवन थी. अब पूरी इक्वेशन आपकी Y की टर्म्स में आ जाएगी. उसके बाद आपको Y के लिए सॉल्व करना है और आपका आंसर कितना निकल कर आ रहा है? 2300. ऐसे क्वेश्चन हमने क्लास में बहुत सारे करे हैं. डाउट जो स्टूडेंट का है वो बेसिकली सेकेंड पार्ट में है सेविंग्स निकालने का. जब हमें सेविंग्स निकालना है तो उसके एक्चुअली 2 मेथड्स हैं और उस स्टूडेंट के दोनों मेथड से अलग आंसर आ रहे हैं और कहाँ पे वो मिस्टेक हो रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी. तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड को हम बात करेंगे. फर्स्ट मेथड में हम क्या ले रहे हैं? सेविंग फंक्शन निकाल के अपने आंसर को निकालेंगे. सेविंग फंक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं? कंजम्पशन फंक्शन को ध्यान में रखकर. जो हमारा C बार है वो हमारा माइनस C बार बन जाएगा. जो हमारा B है वो हमारा 1 माइनस B बन जाएगा. तो सेविंग फंक्शन क्या हो गया? सेविंग इज इक्वल टू माइनस C बार प्लस 1 माइनस B YD. तो यहाँ पर हमारा C बार 250 था तो यहाँ पर आ गया माइनस 250. हमारा B की वैल्यू थी 0.8 तो यहाँ पर हमारी 1 माइनस B कितना हो गया? 0.2. क्लियर है? अब YD की जगह पर यहाँ पे भी क्या लिखना है? Y माइनस T. और Y आप पार्ट ए में ऑलरेडी निकाल चुके हो तो 2300 वहां से कॉपी कर लो. अब आपकी पूरी इक्वेशन क्या है? नंबर्स आपको दिख रहे हैं, सारी वैल्यूज आपको गिवन है. माइनस 250 प्लस कंजम्पशन फंक्शन की जगह पर अब हमने यहाँ पे सेविंग फंक्शन कंसिडर करा. इस चीज को ध्यान रखना. तो सेविंग इज इक्वल टू माइनस 250 प्लस 0.2 विद इन ब्रैकेट 2300 माइनस 50 आपके टैक्सेस गिवन है. तो आपकी सेविंग्स कितनी निकल कर आए? सेविंग्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू 200. ये हो गया मेथड नंबर 1. लेकिन इसका दूसरा मेथड भी है जिसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं. इट इज गिवन टू यू एज y इज इक्वल टू C प्लस S प्लस T.
अब स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो y इज इक्वल टू सी प्लस एस लिख रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि इनकम को या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। लेकिन ये 3 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल है, तो हमें यहाँ पर C प्लस एस प्लस क्या लिखना है, T भी मेंशन करना है, इसीलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो C प्लस एस प्लस T, जैसे ही आपने लिखा और आपने सॉल्व करा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ C, S एंड T। S तो आपको गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, Y की जगह पे 2300 लिखोगे, C की जगह पे 250 प्लस 0.8, YD की जगह पर 2300 माइनस 50। क्लियर? प्लस S आपको गिवन नहीं है, उसको S रहने दीजिए, प्लस आपको टैक्सेस गिवन है 50। क्लियर है? अब पूरी इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, S को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, और अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर भी सेविंग्स आपकी कितनी निकल कर आई है, आंसर कम्स आउट टू बी इक्वल टू 200। सो यू कैन यूज एनी मेथड नंबर 1 और 2, आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। सो विद दिस आई हैव टेकन ऑल योर डाउट्स। आपको जितने भी और फर्दर डाउट्स आते हैं, आप प्लीज मुझे मैसेज करते रहिए कंटिन्यूअसली, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी और आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगी। I wish you a very happy learning, students. Write your doubts in the comment section below. Do like this video and don't forget to share it with all your classmates and friends.